गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रीना राठौर, व्याख्याता, भारती टीटी कॉलेज अनंतपुरा कोटा, डीएलएड प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका वापस से स्वागत करती हूँ। हिंदी टीचिंग की हम बात कर रहे थे, विषय है हमारा हिंदी टीचिंग। इसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्तनीगत अशुद्धता के कारण। तो आज का हमारा क्या प्रकरण है कि वर्तनीगत अशुद्धियाँ क्यों होती है, कि विद्यार्थी जब लिखता है, लेखन करते समय वह बहुत सारी गलतियां कर देता है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे लेखन में अशुद्धियां हो जाती है। पहला हमारा बिंदु है लिपि का अधूरा ज्ञान, कि बहुत से विद्यार्थी जब लिखते हैं उस समय वह वर्णों को, मात्राओं को जो है गलत लिखते हैं। छोटी की जगह बड़ी मात्रा लगा देते हैं, छोटी की जगह बड़ी करके जो है शब्दों को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसका ये कारण होता है कि उन्हें हमारी जो लिपि है उसका पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। भाषा की जो लिपि है उसमें कौन से शब्द को कैसे लिखा जाता है, कौन सी मात्रा कहाँ लगाई जाती है, इसकी उसे पूर्ण जानकारी नहीं होती है। तो मात्राओं के अल्प ज्ञान के कारण वह क्या करता है, शब्द को गलत लिख देता है। तो इसलिए उसे लिपि की पूरी जानकारी रखनी चाहिए, लिपि के बारे में अध्ययन करना चाहिए, तभी जाकर के जो है उसके शब्द सही लिखने में आएंगे और वह लिखते समय जो है अशुद्धियां कर देता है। इसलिए उसे लिपि की जानकारी लेनी चाहिए, उसके पश्चात अपना अध्ययन करना चाहिए, अपने लेखन में जो है कार्य करना चाहिए, तभी जाकर उसका जो लेखन है शुद्ध होगा। इसी प्रकार हमारा अगला कारण है असावधानियां, कि विद्यार्थी जब लिखता है तो वह जल्दबाजी करता है। हमारे यहाँ पर कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो वही यहाँ पर लागू होता है कि विद्यार्थी जब लिखता है तो जल्दी जल्दी लिखने के कारण वह बहुत सारे शब्दों को गलत लिख देता है और उसके लेखनी में क्या हो जाता है, अशुद्धता आ जाती है। इसलिए लिखते समय उसे पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दी भी करे तो उसे मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उसका लेखन क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा और वह सही नहीं लिख पाएगा। इसलिए सावधानी पूर्ण आवश्यक है। तीसरा है हमारा पर्याप्त विस्तृत अध्ययन का अभाव, कि एक विद्यार्थी जो होता है उसे यदि अपने विषय की पूर्ण जानकारी नहीं है, उसके नियमों का पूरा पता नहीं है, तो वह क्या करता है, गलती कर देता है लिखते समय। पर्याप्त अध्ययन अर्थात उसे पूरे नियमों की जानकारी नहीं है, व्याकरण के नियमों की उसे जानकारी नहीं है, या जो भी और अन्य नियम है उसने ठीक से नहीं पढ़े हैं। इस कारण उसे पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगानी है, और यदि उसे शुद्ध लिखना है तो उसे पर्याप्त अध्ययन करना होगा, नहीं तो उस सूरत में उसके क्या हो जाएगी, गलतियां होती रहेगी। अगला है शिक्षक द्वारा वर्तनीगत भूलों का सुधार। हमारे यहाँ पर वर्तमान में जो है शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया गया है, भाषा पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है। शिक्षण कार्य में पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एक कक्षा में बहुत अधिक विद्यार्थी हो जाते हैं और शिक्षक उन समस्त विद्यार्थियों को देख नहीं पाता है, उनका लिखित कार्य नहीं देख पाता है, उनका मौखिक मूल्यांकन नहीं कर पाता है। तो इस कारण से उनका ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाता है और उनकी भूलों का सुधार नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारा एक कारण है कि शिक्षक पर्याप्त रूप में सभी विद्यार्थियों को नहीं देख पाया और उसकी जो गलतियां हैं वह होती चली गई और आगे भी वह उन गलतियों को करता रहा। इसलिए प्रयास होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक छात्र के जो कार्य है उसको देखें, अन्यथा भविष्य के लिए उसके लिए जो गलतियां हैं स्थायी हो जाएगी और वह लेखन कार्य सही से नहीं कर पाएगा। अगला हमारा बिंदु है प्रांतीय प्रभाव। देखिए, प्रांतीय प्रभाव से मतलब है कि हमारा देश जो है बहुभाषी देश है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है।
तो जिस क्षेत्र में जो वो भाषा बोली जाती है, विद्यार्थी का उसके ऊपर पूरा प्रभाव होता है। जिस भौगोलिक क्षेत्र में वह रहता है वैसा ही उसका उच्चारण होता है, और उच्चारण जब वैसा ही होता है तो वह वैसे ही लिख देता है। मान लो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ पर श को स उच्चारित किया जाता है। तो श अलग अलग तरीके के श होते हैं, एक श होता है, एक श होता है और एक स होता है। तो उच्चारण के नियमों की दृष्टि से या उच्चारण अवयवों की दृष्टि से इनका सभी प्रकार से जो है अलग उच्चारण होता है और उनको लिखा भी वैसे ही जाता है। लेकिन विद्यार्थी जो है प्रांतीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, भौगोलिक प्रभाव के कारण उनको गलत उच्चारित करते हैं, और जैसा उच्चारित करते हैं वैसे ही वो लिख देते हैं और उनकी वर्तनी जो है गलत हो जाती है, उनका लेखन अशुद्ध हो जाता है। इसके लिए शिक्षक को प्रयास करने चाहिए कि वह जैसा उच्चारण कर रहा है उसके पहले उसके उच्चारण में सुधार करे और उच्चारण के साथ ही उसके लेखन कौशल को भी सुधारे। अगला बिंदु है हमारा उर्दू, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं का प्रभाव। कि जो भी भाषा होती है जिसके भी बारे में हम लिखते हैं, तो कई भाषाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव होता है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है उसमें उर्दू के शब्दों का भी प्रभाव है, फारसी का भी है, अंग्रेजी का भी है, अन्य भाषाओं का भी प्रभाव है। उसके कारण जो है विद्यार्थी गलत शब्दों को लिख देता है। मान लो आप अंग्रेजी का एक शब्द देखेंगे बुद्धा, BUDDHA, कि जब बुद्ध लिखते हैं तो उसमें ए पीछे आता है, लेकिन जब हिंदी में जब हम लिखते हैं तो केवल हमें बुद्ध लिखना होता है। शुद्ध शब्द हमारा क्या है? बुद्ध है। लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेजी का प्रभाव है तो उस ए के उच्चारण के कारण हम यहाँ पर आ लगा देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं, तो हमारा ये शब्द गलत हो जाता है। तो अंग्रेजी का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। ए के उच्चारण के कारण हमने आ की मात्रा लगा दी, आकारांत शब्दों से बना दिया, जबकि मूल शब्द क्या था? बुद्ध। तो इस कारण से भी जो क्या हो जाती है, वर्तनी हमारी अशुद्ध हो जाती है। अगला है हमारा शब्दों के संबंध में सर्वमान्य मत का अभाव। देखिए, जो हिंदी भाषा है या जो भी भाषा होती है जिसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं, उसमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो देशज होते हैं। देशज से तात्पर्य है जिनका उत्पन्न जो कहाँ पर उत्पन्न हुए हैं? देश में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात जो देश में ही निर्माण किए गए हैं। तो उन शब्दों का कोई साम्यता नहीं है उनमें, है ना, उनमें उनके बारे में कोई सर्वमान्य मत नहीं है। विद्वान उनके बारे में एक मत नहीं है कि उसे कैसे लिखा जाना चाहिए। तो कोई शब्द को कैसे लिख देता है और कोई कैसे लिख देता है। तो मान लो आप देखेंगे, चाहिए हमारा शब्द है और एक है चाहिए, दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं क्योंकि विद्वान एक मत नहीं है। कोई इसे सही मानता है, कोई इसे सही मानता है। भाषा विज्ञान में इस तरह का कोई नियम नहीं है। तो इस कारण भी क्या हो जाता है, सर्वमान्य मत के अभाव के कारण जो है हमारे शब्द क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, वर्तनी हमारी अशुद्ध हो जाती है। अगला है हमारा अशुद्ध उच्चारण। अब हमारी भाषा जो है उसकी जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इसकी यह विशेषता है कि जो शब्द जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। तो इस कारण से भी क्या हो जाता है, बालक अशुद्धि कर देता है। कि मान लो यदि उसने गलत बोला है, यदि वह गलत बोल रहा है, व्यावहारिक शब्द है हमारा व्यावहारिक, मूल शब्द है हमारा व्यावहारिक। यदि हमने इसको व्यवहारिक उच्चारण किया है, क्योंकि यह व्यवहार शब्द से बना है, यदि हमने इसको व्यवहारिक बोला है तो हम लिखेंगे भी वैसे ही। जबकि इसका जब एक इसमें प्रत्यय लगाया गया है तो इसमें आ की मात्रा यहाँ पर आ जाती है, तो यह व्यावहारिक शब्द हो जाता है। यदि हमने इसको व्यवहारिक बोला है तो हम व्यवहारिक ही लिखेंगे और व्यावहारिक बोला है तो व्यावहारिक ही लिखेंगे। तो जैसा हम बोलेंगे वैसा ही क्या होगा, हमारा लेखन होगा। तो जिस तरीके से हम लिखेंगे वैसे ही हमें बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वैसे ही हमें लिखना है, अन्यथा हमारा जो है लेखन अशुद्ध हो जाएगा और हम सही नहीं लिख पाएंगे। अगला हमारा है व्याकरण की अनभिज्ञता। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण जो है बालक अशुद्धियां करता है। कि हमारे व्याकरण में बहुत सारे नियम हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हमें उनकी पूर्ण जानकारी नहीं है तो भी हम क्या करते हैं, शब्दों को गलत लिख देते हैं, है ना। उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, यदि हमें इनके नियमों की जानकारी नहीं है तो हमारे शब्द गलत हो जाते हैं। आप देखेंगे जैसे प्रज्वल शब्द है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द है हमारा ज्वल, तो प्रज्वल शब्द को ऐसे लिखा जाता है और उज्ज्वल शब्द को ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर संधि का नियम काम कर रहा है और यहाँ पर उपसर्ग का नियम काम कर रहा है, लेकिन चूंकि हमें पूरी जानकारी नहीं है तो हम कई बार क्या करते हैं, प्रज्वल को भी उज्ज्वल के भ्रम में डबल करके लिख देते हैं, तो ये हमारा जो क्या हो जाती है, वर्तनी हमारी गलत हो जाती है और हम गलत लिख बैठते हैं। तो यदि हमें इन सब नियमों की जानकारी नहीं है तो हमें हमारे लेखन में जो है शुद्धता नहीं आ सकती है। इसलिए जो विद्यार्थी है उसे शिक्षक के संपर्क में आकर के इन सब नियमों की जानकारी लेनी चाहिए, अन्यथा भविष्य में भी जो है उसके लेखन में गलतियां होती रहेगी। और अंतिम बिंदु है हमारा उच्चारण की विषमता के कारण अशुद्धियां। उच्चारण की विषमता कि कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, उच्चारण में आपस में उनमें जो है सामंजस्य नहीं होता है, अलग अलग जो है उच्चारित करते हैं। कोई बालक अस्तित्व शब्द है, यदि उसे अस्तित्व उच्चारण कर रहा है तो वह लिखेगा भी वैसे ही। कोई अस्तित्व बोल रहा है, कोई अस्तित्व बोल रहा है, कोई पार्श्व है, पार्श्व है, तो हमारा यहाँ पे र है, लेकिन हमने क्या करा, इस र को हमने यहाँ की बजाय यदि यहाँ लगा दिया तो हमारा गलत हो गया। इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद शब्द होता है, कई बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं क्योंकि रेफ वर्ण है। रेफ की यदि हमें पूर्ण जानकारी नहीं है तो हमने यदि इसको, इस मात्रा को या इस र को हमने यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कई बार उच्चारण की विषमता, यदि हमने गलत बोला है तो हमारी क्या हो जाएगी, वर्तनी भी अशुद्ध हो जाएगी। जितना हम सही बोलेंगे, पृष्ठ शब्द है तो हमें पृष्ठ ही लिखना है, पृष्ठ नहीं लिखना है। र को यदि हमने री उच्चारित किया है तो हम लिख भी वैसे ही देंगे, तो हमारी उच्चारण में जो है विषमता आ जाती है। यदि उसमें सामंजस्य नहीं है बोलने और लिखने में तो हमारा जो है लेखन गलत हो जाएगा, अशुद्धियाँ होती रहेगी। तो इस प्रकार से हमने बात की वर्तनीगत अशुद्धता के कारण। तो हमने 10 बिंदुओं की ये चर्चा की है, जिसमें हमने पहली बात की थी लिपि का अधूरा ज्ञान, दूसरा है हमारा असावधानियां, तीसरा पर्याप्त विस्तृत अध्ययन का अभाव, चौथा है हमारा शिक्षक द्वारा वर्तनीगत भूलों का सुधार, नेक्स्ट है हमारा प्रांतीय प्रभाव, फिर है उर्दू, अंग्रेजी व अन्य भाषाओं का प्रभाव, अगला है शब्दों के संबंध में सर्वमान्य मत का अभाव, अगला है अशुद्ध उच्चारण, फिर है व्याकरण की अनभिज्ञता और अंत में है उच्चारण की विषमता के कारण अशुद्धियाँ। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि ये सभी कारण जो है हमारे वर्तनी की अशुद्धियों के कारण बनते हैं। यदि विद्यार्थी प्रयास करे, अभ्यास करे, शिक्षक के संपर्क में रहे तो वह इन सब भूलों में सुधार कर सकता है और अपनी वर्तनी को शुद्ध बना सकता है। धन्यवाद।